इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम तथा आरपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए नाइट, बी रिकार्डो, सी मिल, डी वाकर। तो लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जेबी क्लार्क ने दिया। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया तथा लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दिया गया। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत प्रोफेसर हार्ले ने दिया तथा लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रोफेसर साइकिल द्वारा दिया गया था। यह लाभ के कुछ अन्य सिद्धांत थे। अगर लाभ की बात की जाए या परिभाषा की बात की जाए तो कुल आय के उस भाग को लाभ कहते हैं जो कुल खर्चों को निकाल देने के बाद शेष बचता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पुस्तक का प्रतिपादन किया? रोस्टो, एडम स्मिथ, माल्थस, कोई नहीं। तो थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या आधिक्य का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था और कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डी हो जाएगा। इसके अलावा दास कैपिटल किताब 1867 में कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। यह दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कार्ल मार्क्स की और एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन जी.एल.एस. साइकिल ने किया था। ये सही हो जाएगा। इसके अलावा लाभ का जो नाइट ने सिद्धांत दिया था वह था लाभ का अनिश्चितता वहन का सिद्धांत तथा जे.एस. मिल और इरविन फिशर ने लाभ के संबंध में कोई भी अपना विचार नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक्सपेक्टेशंस इन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं? फिशर, रिकार्डो, साइकिल, नाइट। तो एक्सपेक्टेशन इन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक प्रोफेसर साइकिल को माना जाता है, इसलिए 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, आभास लगान है स्थायी अतिरेक जो कभी समाप्त नहीं होता है? बी दीर्घकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक और सी नंबर है अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक। तो आभास लगान जो है वह अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक है। इसको आ से आभास, आ से अल्पकाल और आ से अस्थायी, तो इसको याद रख सकते हैं। आभास लगान अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक आभास लगान कहलाता है। आभास लगान के अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो आभास लगान का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया था। मार्शल आभास लगान की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति अल्पकाल में सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। क्वासीरेंट क्यूआर बराबर आभास लगान होता है टीआर माइनस टीवीसी। आभास लगान सदैव शून्य के बराबर तथा 0 से अधिक होता है। यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है और दीर्घकाल में आभास लगान जो है हमेशा शून्य के बराबर होता है। इसके अलावा रिकार्डो ने लगान के संबंध में अपने विचार दिए और आधुनिक लगान सिद्धांत। तो लगान के 3 मुख्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, आभास लगान सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और लगान का आधुनिक सिद्धांत। रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत में क्या बताया? रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में लगान को सीमितता एवं भेदात्मक बचत को लगान मानते हैं। अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज को रिकार्डो लगान मानते हैं तथा परिभाषा देते हुए बताते हैं, भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के बदले भूस्वामी को दी जाने वाली संपत्ति या पूंजी ही लगान कहलाती है। अधिसीमांत भूमि से सीमांत भूमि को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को रिकार्डो या क्लासिकल अर्थशास्त्री लगान मानते हैं। अधिसीमांत भूमि पर किसी
भी प्रकार का लगान उत्पन्न नहीं होता है। अधिसीमांत भूमि पर लगान उत्पन्न होता है और सीमांत भूमि पर किसी भी प्रकार का लगान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए जो सीमांत भूमि है उसे लगान रहित भूमि कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगान रहित भूमि क्या है, तो सीमांत भूमि जो है वह लगान रहित भूमि कहलाती है और अधिसीमांत भूमि पर लगान उत्पन्न होता है तो इसे लगान सहित भूमि भी कहा जाता है। और लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है प्रतिपादक मिल हैं तथा वैज्ञानिक व्याख्या रॉबिन्सन द्वारा की गई थी। लगान भूमि के साथ साथ उत्पादन के समस्त साधनों पर उत्पन्न होती है। लगान उत्पन्न होने का कारण साधन की सीमितता एवं विशिष्टता को आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है पूर्णतः लोचदार पूर्ति पर कोई लगान नहीं उत्पन्न होती है और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति पर कुल वर्तमान आय ही लगान कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर। वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरी कर पाती है कहलाता है उत्पादन बंद होने का बिंदु, उत्पादन संतुलन बिंदु, अधिकतम लाभ बिंदु, कोई नहीं। तो वह बिंदु जहां पर फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरी कर लेता है उसे उत्पादन बंद बिंदु कहते हैं। या इसको जहां पर P बराबर AVC होता है तो इसे उत्पादन बंद बिंदु या इसको कह सकते हैं शट डाउन पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है उत्पादन बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि कीमत जो है वस्तु की लागत से कम हो जाती है। कुछ स्थिति ऐसी आती है कि जब कीमत AVC से कम होती है तो हानि में भी फर्म उत्पादन करती रहती है। क्यों? क्योंकि हानि ज़्यादा होने से बचने के लिए उत्पादन करती रहती है। इसके अलावा यदि P AVC से कम होता है तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या है उत्पादन हमेशा के लिए बंद कर देती है। अगला क्वेश्चन है एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो सामान्य लाभ उस समय अर्जित करती है जब एवरेज रेवेन्यू AR एवरेज कॉस्ट AC एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट के बराबर होती है। उस समय फर्म जो है सामान्य लाभ अर्जित करती है। डी ऑप्शन सही है 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। एक फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होता है जब AR एवरेज रेवेन्यू औसत राजस्व या औसत आय बराबर होती है औसत लागत के। तो औसत आय बराबर औसत लागत सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। अगला एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकार में AR बराबर ज़्यादा होता है MR से। तो AR ग्रेटर देन MR, AR ग्रेटर देन MR बी ऑप्शन में है, बी सही है। अगला किसने कहा इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो JK मेहता ने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। अगला अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान मानते हैं और मार्शल जो है मानव कल्याण को अर्थशास्त्र का विज्ञान मानते हैं। इसका आंसर जो है 10 का JK मेहता हो जाएगा। अगला एंजिल वक्र व्यक्त करता है उपयोगिता वक्र को, औसत लागत वक्र को, कीमत उपभोग वक्र को, आय उपभोग वक्र को। तो एंजिल वक्र आय उपभोग वक्र को व्यक्त करता है, बी सही है 11 का। 12 मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय होगी 0 धनात्मक ऋणात्मक 0। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। या एकाधिकार से क्वेश्चन लिया गया है तो इसको इस प्रकार से आरेख की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। AR और यह MR हो जाएगा। पूछा गया है जब मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, जब मांग की लोच यहाँ इकाई के बराबर है, यहाँ पे क्या है इकाई से ज़्यादा है, यहाँ अनंत है इस बिंदु पर, और यहाँ इकाई से कम है और यहाँ 0 है इस बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में क्या है जब मांग की लोच MR बराबर 0 है, ये 0 है, तब AR क्या है? जब मांग की लोच 0 है तब AR 1 के बराबर है या 1 के बराबर है। इसके अलावा जब MR धनात्मक है तो मांग की लोच इकाई से अधिक है, यह मांग की लोच इकाई से अधिक है। इसके अलावा जब MR ऋणात्मक है तो मांग की लोच इकाई से कम है। तो इसका सही आंसर जो है जब क्या है MR 0 है
MR यह 0 है, तो ये मांग किलोज क्या, MR 0 है तो मांग किलोज इकाई के बराबर है या 1 है, 1 है यहाँ पे, तो ए हो जाएगा सही। अगला, उत्पादन फलन का सीधा संबंध है बैंकिंग से, उत्पादन के साधन से, यातायात से, कीमत से। तो उत्पादन फलन का सीधा संबंध जो है उत्पादन से ही होता है। उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के निर्धारकों के मध्य तकनीकी संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं, या कह सकते हैं आगत एवं निर्गत के मध्य तकनीकी संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एल के एल ई 0, ये उत्पादन फलन है, जिसमें क्यू एक्स क्या है, आश्रित चर हो जाएगा, और एल के एल ई ओ जो है वह उत्पादन के निर्धारक हो जाएंगे। तो यह उत्पादन फलन जो है वह उत्पादन की बात करता है, उत्पादन के साधन की बात करता है। उत्पादन के साधन क्या हैं? लैंड, भूमि मतलब हो गया कैपिटल, पूंजी, लेबर, श्रम, इंटरप्रेन्योर, यह उत्पादन के साधन है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, गॉसन का प्रथम नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, पूर्ति का नियम। तो गॉसन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है, और समसीमांत उपयोगिता नियम गॉसन का द्वितीय नियम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम गॉसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसे गॉसन का प्रथम नियम कहा जाता है, और गॉसन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 16 नंबर क्वेश्चन, समलागत रेखा को जाना जाता है, व्यय रेखा, साधन कीमत रेखा, उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा, सभी। तो समलागत रेखा को व्यय रेखा, उत्पादन की बजट नियंत्रण रेखा और साधन कीमत रेखा सभी के नाम से जाना जाता है। 16 का सही आंसर डी है। 17, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर हिग्स द्वारा किया गया था, बी सही है। 17 का 18 नंबर, व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग जो है वह हिग्स द्वारा किया गया था। इसके अलावा सैमुअल्सन ने भी गुणक एवं त्वरक सिद्धांत का प्रयोग व्यापार चक्र की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया था। अगर व्यापार चक्र के कुछ अन्य सिद्धांतों की बात की जाए तो इनमें व्यापार चक्र का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रोफेसर हार्ट्रे द्वारा दिया गया था, और व्यापार चक्र का अति विनियोग सिद्धांत हेग द्वारा दिया गया था, तथा व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अल्प किंचित व्यापार चक्र की अवधि होती है। तो अल्प किंचित व्यापार चक्र की अवधि 40 माह की होती है। एलएम वक्र का ढाल होता है, तो एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है, यह होता है एलएम वक्र का ढाल। अगर आईएस वक्र का ढाल पूछा जाए तो आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो यह आईएस वक्र का ढाल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो धनात्मक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का 21, शून्य आधारित बजट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो प्रोफेसर पीटर ए पायर ने 1969 में शून्य आधारित बजट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, और जिसमें समस्त मदों को 0 मानकर नए सिरे से बजट का प्रारंभ किया जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट का प्रारंभ जो है 1987-88 के बजट से किया गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्यकालिक ऋण की समयावधि होती है। तो मध्यकालिक ऋण की जो समयावधि है 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? औद्योगिक नीति से, मौद्रिक नीति से, एग्जिम नीति से, राजकोषीय नीति से। तो रिकार्डो बैरो समतुल्य जो है वह राजकोषीय नीति से संबंधित है। 23 का सही आंसर डी है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का यंत्र है, सार्वजनिक आय भी राजकोषीय नीति का यंत्र है, ब्याज दर नहीं है, और बाकी कराधान भी राजकोषीय नीति का यंत्र है। तो ब्याज दर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। अगला 25, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है किस बाजार के लिए यह चित्र होता है? आपूर्ति प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार, सभी के लिए। तो यह चित्र जो है अल्पाधिकार, एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार सभी में पाया जाता है, डी सही हो जाएगा। अगला, लैफर वक्र संबंध दर्शाता है कम कर दर एवं बढ़ी आय, बढ़ी कर दर एवं बढ़ी आय, बढ़ी कर दर और कम आय, कम कर दर और कम आय। तो लैफर वक्र जो है कम कर दरों एवं बढ़ी आय के बीच संबंध बताता है। कैसे? लैफर वक्र का अगर आरेख बनाया जाए तो उल्टे यू आकार का होता है, जिस पे एक्स अक्ष पर कर की दर तथा वाई अक्ष पर कर राजस्व को दिखाया गया है, जिसमें जैसे जैसे क्या होता है
कर दर बढ़ती है तो कर राजस्व क्या होता है, बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कर की दर अधिकतम होती है तो कर राजस्व अधिकतम होता है। उसके बाद क्या होता है, कर दर जब बढ़ती है तो कर राजस्व क्या होता है, घटने लगता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है लैफर वक्र जो है कम कर दरों एवं बढ़ी आय के बीच संबंध बताता है। सी सही है। कर संग्रहण एवं कर दरों के मध्य संबंध है। कर संग्रहण एवं कर दरों के मध्य संबंध है। तो यही वाला क्वेश्चन है, उलट कर पूछ लिया गया है। कर संग्रहण एवं कर दरों के मध्य जो संबंध की बात करता है वह लैफर वक्र बात करता है। और लैफर वक्र उल्टे यू आकार का होता है जिसके एक्स अक्ष पर कर की दर, वाई अक्ष पर कर राजस्व को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दी, लुईस मार्शल एजवर्थ, सिंगर, एयंग ने। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। क्या है प्रस्ताव वक्र, इसको जान लेते हैं। जेसमिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिपूरक मांग सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए मार्शल ने प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया था। प्रस्ताव वक्र जो है एक प्रकार का मांग वक्र कहलाता है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने के लिए तत्पर रहता है। प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति जो है मार्शल ने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर की थी। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो डाल्टन नहीं है, पिगू नहीं है, मार्शल भी नहीं है, कोई नहीं हो जाएगा। व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रिकार्डो द्वारा किया गया था। निरपेक्ष लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एडम स्मिथ ने किया था। इसके अलावा तुलनात्मक रिकार्डो और निरपेक्ष एडम स्मिथ था। आधुनिक हैबरलर और जेसमिल द्वारा जो है प्रतिपूरित मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला सहसंबंध का अधिकतम मान कितना होता है, तो सहसंबंध का अधिकतम मान जो है वह 1 होता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। अगला श्रेणी 5, 15 तथा 45 का गुणात्मक माध्य क्या होगा, तो गुणात्मक माध्य निकालने के लिए इसको अंडर रूट करके 5 × 15 × 45, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 5। तो इसमें 2 2 3 तो 5 × 3 15 आंसर आ जाएगा। और 15 है ही नहीं तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य जो है एक अंकगणितीय माध्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।